Hey everyone, welcome to the Layman Way. So, this lecture is a part of our 2 months geography course where we are completing physical geography. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, so if you want to view the full playlist, you can always click on the I button in the top right corner and view our full course. Do comment in the section down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another and let's get started. तो चलिए आज आगे कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स देखे थे, जहाँ पे हमने ये देखा कि दो टाइप के होते हैं लैंडफॉर्म्स। एक इंट्रूसिव होते हैं जो अर्थ के अंदर बन जाते हैं। जब मैग्मा अर्थ के अंदर कूल कर जाता है तो वो इंट्रूसिव होते हैं क्योंकि वो इनसाइड अर्थ बनते हैं। और एक जो बाहर आके बनते हैं जिसको हम एक्सट्रूसिव बोलते हैं। हमने देखा था कि इंट्रूसिव में एक सबसे पहले हमने बैथोलिथ देखा था जो सबसे नीचे वाला बहुत बात होता है लावा का जब वो कूल कर जाता है। फिर एक हॉरिजॉन्टल शेप में अगर कूल कर जाता है तो उसको सिल बोलते हैं, वर्टिकल शेप में कूल कर जाता है तो उसको डाइक बोलते हैं। और अगर सॉसर शेप्ड सॉसर शेप्ड फॉर्मेशन में कूल हो जाता है तो उसको लोपोलिथ बोलते हैं। ठीक है, सेम सिमिलर एंटीक्लाइन सिंक्लाइन में कूल होता है लावा तो उसको फैकोलिथ बोलते हैं, है ना। और ऐसे एक डोम स्ट्रक्चर जब खूब बड़ा सा डोम स्ट्रक्चर लावा का कूल होकर अंदर ही बन जाता है तो उसको हम लैकोलिथ बोलते हैं, राइट। तो अब आज हम देखते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, वॉल्केनोस हमको मिलते कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो वॉल्केनोस बेसिकली हमको वहाँ मिलते हैं जहाँ पे ओशियनिक प्लेट, ये रही ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब हम जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे ये प्लेट्स क्या हैं। बट इन जनरल समझने के लिए कि वॉल्केनोस कहाँ बनते हैं, तो वॉल्केनोस बेसिकली जहाँ ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती हैं वहाँ बनते हैं। तब यहाँ पे देखो आप, ये पैसिफिक ओशन है, ये ओशियनिक प्लेट है एक, और यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं इसके चारों तरफ। एशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, फिर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, फिर यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट है। ये कॉन्टिनेंट की एक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंट की एक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंट की एक प्लेट है। ठीक है, और ऐसे ही इंडियन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की भी एक प्लेट है। ठीक है, तो जब भी ये ओशनिक प्लेट इनसे टकराती है ना तो वॉल्केनोज बनते हैं। क्योंकि अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे जब प्लेट्स टकराती हैं तो जो हैवियर प्लेट होती है वो नीचे सबसाइड कर जाती है। ठीक है, नीचे सबसाइड करके वो फिर से मैग्मा में घुल जाती है मतलब कि मेल्ट हो जाती है। तो जब वो एक्स्ट्रा चीज़ मेल्ट होती है तो वो ऊपर लावा के फॉर्म में फिर सरफेस के अर्थ के ऊपर उठती है, तो उससे वॉल्केनो बनते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अभी बेसिक ध्यान देने वाली ये बात है कि ओशनिक प्लेट और जहाँ कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती है वहाँ वॉल्केनोज बनते हैं। तो जनरली आप देखोगे कि 66% ऑफ जो वॉल्केनोज हैं वो आपको इसमें दिखेंगे। अब ये देखो, एक रिंग टाइप का बन जाता है, मतलब एंडीज़ के अक्रॉस पूरा। ठीक है, फिर मैक्सिको में आप जाओगे, मैक्सिको से अलास्का तक में आपको वॉल्केनो का चेन मिलेगा। फिर आप ये जापान, माउंट फूजी वगैरह सब यहीं पर है। ठीक है, ताइवान इधर। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया से के कोस्ट पे इधर आपको मिलेगा, ये पैसिफिक ओशन के बीच में। ठीक है, तो ये जो एक है ना, एक ऐसी रिंग टाइप की बन जाती है जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली इरप्ट करती रहती है। मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज आपको इसी रिंग ऑफ फायर में मिलेंगे। तो इसको इसी इसी सिंस एक रिंग है और वॉल्केनोज हैं, वॉल्केनोज मतलब उसमें आग निकलती है वॉल्केनोज में से, तो इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोल देते हैं हम। ठीक है, तो ये मोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तो हो गई एक रिंग ऑफ फायर। अब मैंने बोला था ना जहाँ ओशियन और कॉन्टिनेंटल टकराती है तो वहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे भी तो ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, और यहाँ पे भी कॉन्टिनेंट है, तो इसके यहाँ पे भी आपको कुछ कुछ वॉल्केनोज मिलेंगे, है ना। और आपको ये क्या बोलते हैं, इंडिया के भी यहाँ अंडमान एंड निकोबार में भी एक वॉल्केनो है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। ओनली एक्टिव वॉल्केनो है वो एशिया का, है ना। देख लेना एक बार कि कौन सा वॉल्केनो है वो। तो वहाँ पे भी एक वॉल्केनो है हमारा। ठीक है, अब कुछ कुछ वॉल्केनोज बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, जैसे कि वेजुविस, माउंट वेजुविस यहाँ पे मिलेगा आपको मेडिटेरियन में, इटली के पास। ये मेडिटेरियन है हमारा, यहाँ पे माउंट वेजुविस है नेपल्स के पास। ठीक है, माउंट एटना, माउंट स्ट्रॉम्बोली तो इतना फ्रीक्वेंटली इरप्ट करता है कि इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी शिप्स आती है ना उनको ऐसे आग निकलती हुई दिखती है वहाँ से। ठीक है, तो एक लाइट हाउस है, उनको पता चल जाता है कि आइलैंड पास ही है यहाँ से। ठीक है, तो उसको स्ट्रॉम्बोली को लाइट हाउस, माउंट स्ट्रॉम्बोली को हम लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन भी बोलते हैं। फिर अफ्रीका, ये रहा अफ्रीका। अफ्रीका के अलॉन्ग यहाँ पे मैंने बताया कि ओशियन और कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे टकराएंगे
तो यहाँ पे भी बनेगा। अब यहाँ पे आपका माउंट किलिमंजारो है, ठीक है, जो कि मतलब जो कि हम मानते हैं कि एक्सटेंड हो चुका है ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि वो इरप्ट नहीं होता है। और ये माउंट किलिमंजारो इट इज़ वन ऑफ द 7 पीक्स, 7 पीक्स जो माउंटेनियर्स का माउंटेन क्लाइंबिंग में एक एक्सपीडिशन होता है जिसमें 7 पीक्स होती हैं जिसको क्लाइंब करना रहता है। उसमें से एक माउंट किलिमंजारो है, उसमें एक माउंट एवरेस्ट भी है इधर, ठीक है। और साथ साथ एक और है माउंट एटना भी है आई गेस उसमें, या फिर आई डोंट नो, मतलब काफ़ी देखना पड़ेगा क्या है, बट हाँ उन 7 में से माउंट किलिमंजारो है क्योंकि वो एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। फिर केन्या में आपको माउंट केन्या मिलेगा, ठीक है। एक ऑन सिर्फ एक ही अफ्रीका में एक्टिव वॉल्केनो है जो इरप्ट हुआ है रिसेंट में, दैट इज़ माउंट कैमरन, ठीक है। फिर आप यहाँ वेस्ट इंडीज़ में आओगे तो वेस्ट इंडीज़ में यहाँ माउंट पेले है, यहीं पे मिलेगा आपको माउंट पेले मार्टिकिनी में। बहुत ही फ्रीक्वेंटली इरप्ट हुआ था वो, मतलब बहुत ही एक्सप्लोजिवली इरप्ट हुआ था व्हेन इट वाज थॉट टू बी एक्सटेंड। ऐसा माना जा रहा था कि वो एक्सटेंड हो चुका है, बट बहुत ही ज़्यादा तेज इरप्ट हुआ फिर उसके बाद, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कहाँ गई आपकी सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट इज़ बिटवीन जावा एंड सुमात्रा। तो ये देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, ये है आपका जावा और नीचे सुमात्रा है, तो यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट है। यहाँ पे आपका आएगा माउंट कराकटाओ, माउंट कराकट, कराकटाओ बोलते हैं इसको, माउंट क्राकटाओ इज़ इन सुंडा स्ट्रेट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ओशन और कॉन्टिनेंटल पे टकरा रही है ना, तो इसीलिए यहाँ पे भी मिला है। तो इस टाइप से वॉल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के अराउंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब गीज़र्स और हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। तो गीज़र्स और हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं, देखो गीज़र सिंपल समझो, गीज़र क्या होता है, घर में आपके वॉशरूम में गीज़र लगा है, ठीक है। गीज़र क्या काम क्या होता है, घर पे जो गीज़र लगा रहता है उसका काम क्या होता है, पानी को गर्म करना, है ना। तो सेम काम इसका भी यही है, पानी को गर्म करना, ठीक है। बट इसका कंसेप्ट अलग है। वहाँ हमारे जो वॉशरूम में गीज़र लगा रहता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी से गर्म करते हैं, है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी से गर्म करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से गर्म नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि देखो ये बीच वाला फिगर देखो आप, यहाँ पे क्या होता है कि देखो अर्थ की लेयर हमको पता है रॉक से बनी है, कहीं कहीं पोरस रॉक्स हैं, कहीं कहीं परमिएबल रॉक्स हैं। कुल मिला के बात ये है कि जब भी पानी ऊपर से नीचे जाता है, मान लो बारिश हुई खूब सारी, तो ये पानी सीप इन करके नीचे, ठीक है, यहाँ सीप इन कर गया। अब पोरस रॉक्स और परमिएबल रॉक्स के थ्रू फ्लो होता होता ये इट फाउंड इट वे टू दिस बॉटम। अब इतना नीचे आ गया है ये, और इसके जस्ट नीचे ना मैग्मा का लेयर घूम रहा होता है। तो ये ऑब्वियसली टच नहीं होता है ना, बट इसको इतना गर्म कर देता है। जैसे जैसे मान लो आप प्रेशर कुकर में पानी हीट करोगे, प्रेशर कुकर में पानी हीट करोगे तो क्या होगा, पहले वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचेगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे स्टीम बन के ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो यहाँ से सीटी निकलेगी। उसी टाइप का ही सेम सिस्टम है गीज़र में भी। ये इसको इतना गर्म कर देता है नीचे से, हाँ, इस वाटर को इतना गर्म कर देता है कि ये वाटर एक इरप्शन के साथ बाहर निकलता है, ठीक है, इस टाइप से। ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज़ येलो स्टोन नेशनल पार्क, यूएसए में है। वहाँ वहाँ का है ये ओल्ड फेथफुल गीज़र। बहुत ही बहुत ही फेमस है क्योंकि बहुत ही फ्रीक्वेंटली इट कम्स आउट एज अ फाउंटेन। मतलब शायद मेरे हिसाब से हर 60 मिनट्स है या 60 सेकेंड्स है, इतना पता नहीं मेरे को, मतलब याद नहीं आ रहा। 60 इट्स समथिंग, इन दोनों में से कोई एक है कि 60 मिनट्स में एक बार इरप्ट करता है, इतना फ्रीक्वेंट है ये, ठीक है। तो दिस इज़ ओल्ड फेथफुल ओल्ड फेथफुल गीज़र। तो ये देख लो आप, नीचे से जो निकल रहा है एक फाउंटेन टाइप निकल रहा है, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर से मतलब हीटअप होकर ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे एक ओपनिंग है ना, तो इतना हीटअप होकर ऊपर आ रहा है कि एक फाउंटेन से ऐसे ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं गीज़र, ठीक है। और सिमिलर कंसेप्ट है हॉट स्प्रिंग का भी, बट हॉट स्प्रिंग में क्या होता है, ये ऐसे फाउंटेन टाइप का ऊपर नहीं आता है, ठीक है। अब हॉट स्प्रिंग क्या होता है, मान लो ये यहाँ पे एक लेक टाइप का है। अब इस लेक का पानी नीचे से आ रहा है, सेम चीज़ हुआ है यहाँ पे भी, पानी गर्म हुआ है क्योंकि जो नीचे वाले रॉक्स हैं वो बहुत ही हीटेड अप हैं, ठीक है। जो नीचे वाले रॉक्स हैं बहुत ही हीटेड अप हैं, तो ये पानी को गर्म कर देते हैं, बट इतना गर्म नहीं कर पाते, इतना प्रेशराइज नहीं हो पाता है कि ये एज अ फाउंटेन है। तो ये बस इस टाइप से गर्म रहते हैं, स्टीम्ड वाटर रहते हैं। ये येलो स्टोन नेशनल पार्क में आपको हॉट स्प्रिंग भी मिलेगा, गीज़र मिलेगा तो ऑब्वियसली हॉट स्प्रिंग भी मिलेगा। हर हर जगह से थोड़ी ऐसे फाउंटेन टाइप ऊपर आएगा, है ना। कहीं कहीं इतना प्रेशर कम भी होगा जहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ये इतना गर्म नहीं इतना हीटेड अप नहीं हो पा रहा है ना। ये तो बहुत हीटेड अप हो गया इसीलिए फाउंटेन टाइप ऊपर आया।
अगर बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं होता तो ये नॉर्मल ऐसे ही रहता है ना। इसको आप सिमिलर देखो कि आप पानी को गर्म कर रहे हो प्रेशर कुकर में, ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो सीटी नहीं आएगी, है ना। नॉर्मली बॉयल होता रहेगा वो, तो ये नॉर्मल बॉइलिंग है। और ये जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो ऐसे ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो बस यही, अब आपको ये सब मिलेंगे कहाँ? ये देखो, ये आपको आइसलैंड में बहुत ज़्यादा मिलेगा। आइसलैंड में आइसलैंड, जापान, हवाई, इस जगह बहुत मिलेंगे आपको ना ये वाले रॉक, जहाँ पे मैग्मा का फ्लो बहुत ज़्यादा है। मैग्मा का फ्लो तो खैर हर जगह है, बट पोरस रॉक्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो वाटर सीप इन करता है बहुत नीचे नीचे, ठीक है। और मतलब इतना ज़्यादा डीप होता है कि मतलब यहाँ से जो यहाँ तक का हाइट होता है ना, बहुत डीप होता है, ठीक है। क्योंकि आप ये समझो ना कि ये मैग्मा आ रहा है, तो मैग्मा आ रहा है तो मतलब काफ़ी डीप है ये, ठीक है। तो इतनी डेप्थ से जब वो ऊपर आता है ना, तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि ये मतलब ये जो हाइट है ना, ये लगभग लगभग 150 फीट तक चला ऊपर आ जाता है ये, ठीक है। तो इतना एक्सप्लोजन के साथ ट्रिगर होता है, और उसके साथ ऑब्वियसली नीचे से आ रहा है तो गैसेस भी आएंगी, तो गैसेस भी इस हीटेड वाटर के साथ ऊपर आती हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग का। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले लेक्चर में और कंसेप्ट को देखेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करिए। और आप अपने डाउट्स हमको laymanway@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई तुरंत करेंगे। तो चलिए आज के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।